दोस्तों, क्या नायडू बाबू आजकल नरेंद्र मोदी से अंदर ही अंदर नाराज चल रहे हैं। और इस नाराजगी की अहम वजह यह है कि मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी खुद नायडू बाबू के रास्तों में रोड़ा अटका रहे हैं, कहीं ना कहीं कांटा बने हुए हैं। और अगर इन दोनों के बीच में इस तरह की खामोश तनातनी है, असहजता है, तो क्या आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी यानी मोदी की पार्टी और नायडू की पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है? ऑल इज नॉट वेल और भविष्य के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले मैं चाहता हूं कि एक वीडियो आप देखिए। आज का वीडियो है, ताज़ा वीडियो है, एक आइडिया आपको मिलेगा। आज दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आंध्र प्रदेश में थे एक डिफेंस प्रोजेक्ट को लेकर। अब इस वीडियो में आप देखें कि कैसे राजनाथ और नायडू बाबू मिलकर पूजा कर रहे हैं। हालांकि और भी वीडियोस हैं जिसमें वो चाय पानी एक साथ कर रहे हैं, एक साथ दोनों प्रोजेक्ट में भी जा रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों के बीच में आपको एक केमिस्ट्री दिखेगी, एक सहजता दिखेगी, कंफर्टनेस दिखेगी। और ये जो सहजता है जो राजनाथ के साथ है नायडू की, यही सहजता अमित शाह के साथ या मोदी के साथ है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल है, कंफर्टेबल नहीं है मिस्टर नायडू मिस्टर मोदी के साथ, गुजरात लॉबी के साथ। अब दोस्तों, हकीकत ये भी है कि नीतीश कुमार का हाल देखकर नायडू बाबू थोड़ा प्रेशर में तो हैं। और अगर मैं यूं कहूं कि एनडीए के एक और सीनियर लीडर अजीत पवार, शरद पवार के भतीजे, जैसे ही उनकी असामयिक मौत हुई और उसके बाद हम देखते हैं कि नीतीश कुमार को जिस तरह से कुर्सी से उतारा गया, ये जो एनडीए के कुछ प्रोमिनेंट फेसेस थे, इनके हटने के बाद सीन से अलग थलग पड़ गए हैं मिस्टर नायडू। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी जो एनडीए के लोग हैं, चाहे उसमें रामविलास पासवान के बेटे हों या फिर एकनाथ शिंदे हों या फिर पवन कल्याण हो, ये लोग वैसे भी आप जान ही रहे हैं बाराती ज़्यादा हैं, नेता कम हैं। तो नायडू बाबू नीतीश के बाद, अजीत पवार के बाद कहीं ना कहीं खुद असहज। अब सच ये भी है कि नायडू बाबू इसलिए भी अनकंफर्टेबल हैं क्योंकि आप देखें एक एक करके एनडीए के जितने बड़े नेता थे सबके कद छांट दिए गए, किनारे कर दिया, कोई रहा ही नहीं दुनिया में। और जो हैं वो पूरी तरह से ग्रिप में हैं मिस्टर मोदी और अमित शाह के, जैसे एकनाथ शिंदे हों या फिर चिराग पासवान, ग्रिप में टोटली। और इसलिए बीजेपी भी नायडू बाबू को उतना भाव नहीं दे रही जितना 2024 या 25 में देती थी। ये भी सच्चाई। लेकिन इससे बड़ी भी एक सच्चाई है, या यूं कहें नाराज़गी की असली वजह वो ये है कि दरअसल मिस्टर नायडू वो चाहते हैं कि उनका जो बेटा है, इकलौता बेटा, बहुत आप कह सकते हैं नायडू बाबू एक तरह से अपने बेटे को बहुत ज़्यादा तरजीह भी देते हैं, मानते भी बहुत हैं। नायडू चाहते हैं कि उनका जो बेटा है वो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, यानी 2029 से पहले नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, पार्टी हवाले करना चाहते हैं। और कुछ में गलत नहीं है। मुलायम सिंह ने भी अखिलेश यादव को समय से पहले कुर्सी दे दी, लालू ने भी वक्त से पहले तेजस्वी को बढ़ाया, इसमें कोई गलत नहीं है। नारा लोकेश को प्रोजेक्ट करना, सीएम की कुर्सी पर बैठाना गलती नहीं है नायडू की। लेकिन नायडू एक चीज़ और चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि बेटा सीएम बने और वो दिल्ली में किसी मजबूत मंत्रालय के मंत्री बन जाए, और मंत्रालय भी उनके चॉइस की, या तो आईटी मिनिस्टर बने या इंडस्ट्री मिनिस्टर। तो नायडू दिल्ली में इंडस्ट्री मिनिस्टर बने मोदी के साथ, बेटा चीफ मिनिस्टर बने आंध्र प्रदेश में। ये है उनका प्रोजेक्ट। अब मोदी के मन में क्या चल रहा है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो लोग मोदी के करीब हैं, जो बताते हैं, वो उनका ये कहना है कि नायडू जैसे पुराने खिलाड़ी को मोदी दिल्ली से दूर रखना चाहते हैं। मोदी नहीं चाहते कि उनके कैबिनेट में आए। मोदी चाहते हैं कि नायडू बाबू चीफ मिनिस्टर बन के आंध्र प्रदेश में रहें, दिल्ली ना आए। ये मोदी का प्लान है। और इसीलिए जब जब नायडू बाबू ने पेशकश की या संकेत दिए, मोदी ने उसको अनसुना कर दिया। अब दोस्तों, दिल्ली में ये भी चर्चा है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि साहब 2027 में, जुलाई 2027 में राष्ट्रपति मुर्मू की कुर्सी खाली हो रही है। द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है जुलाई 2027 में, नहीं साल भर बाद समझ लीजिए आप।
और नायडू चाहते हैं कि वो दक्षिण भारत को रिप्रेजेंट करें, राष्ट्रपति बने। वो ये चाहते हैं, उनका सपना है। और इस सपने में एक सपना और है कि वो राष्ट्रपति बने और बेटा जो उनका है वो मुख्यमंत्री बन जाए। सवाल यहाँ पर बहुत, आप कह सकते हैं कि जहाँ तक मोदी का मिजाज देखिए, गुजरात लॉबी का मिजाज देखिए, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि राष्ट्रपति जिसके पास कुछ अहम जिम्मेदारियाँ भी हैं, मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई नायडू जैसा खिलाड़ी, सेकुलर, सोशलिस्ट, पुराना महारथी, वो राष्ट्रपति बन जाए, वो राष्ट्रपति बन जाए, ये कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए इस बात को हम सिरे से खारिज कर सकते हैं। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि नायडू अब उस किंग मेकर की पोजीशन में नहीं है जो वो 4 जून 2024 या उसके साल भर तक थे, जब तक नीतीश थे। अब दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि अगर नायडू बाबू अंदर ही अंदर नाराज़ हैं, अनबन है मोदी और नायडू को लेकर, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है। और नारा लोकेश जो उनके बेटे हैं, उनको लेकर मिस्टर नायडू का एजेंडा क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं। और 28 मई को एक बड़ा फंक्शन भी होने जा रहा है एनटी रामाराव की याद में, उसमें क्या कुछ हो सकता है। बहुत से ऐसे डेवलपमेंट्स हैं आंध्र प्रदेश में जो देश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। और आज इसलिए मैंने हैदराबाद में राव साहब, राजशेखर राव साहब को फ़ोन मिलाया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आइए, क्योंकि नायडू बाबू का जो गांव है, जहां उनका घर है आंध्र प्रदेश में, उससे कुछ ही दूरी पर राव साहब रहते हैं। और हैदराबाद में भी जहां घर है नायडू का, जहां परिवार अभी भी रह रहा है, जबकि वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ से थोड़ी दूर पर राव साहब रहते हैं। एक बहुत, आप कह सकते हैं, अंदर की खबर रखने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और बढ़िया बात यह कि दक्षिण भारतीय होने के बावजूद अच्छी हिंदी बोलते हैं। राव साहब को सुना जाए, खुलकर बोलते हैं, डरते नहीं किसी से। राव साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये सही बात है कि नायडू बाबू मोदी की तारीफ तो करते हैं और एनडीए में हैं भी इस वक्त इम्पोर्टेंट उस पर, लेकिन अंदर ही भीतर नायडू साहब कंफर्टेबल नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नाराज हैं, जो दिल्ली में हमें सुनने में आता है। क्या ये बात सही है, अंदर ही अंदर नाराज हैं? भाई, आप तो हैदराबाद में इस वक्त। ये बात बिल्कुल सही है कि चंद्रबाबू नायडू मोदी जी से नाराज है, काफी नाराज है। तकरीबन 1 साल से वे अपनी गद्दी जो है अपने बेटे को अपने हाथों हाथ सौंपना चाहते हैं और केंद्र में कोई अच्छा पद चाहते हैं। 3-4 बार वो दिल्ली जा चुके हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं तो नहीं, एक इंडस्ट्री मिनिस्टर या आईटी सेक्टर, इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें नायडू की खास रुचि है, वो चाहते हैं, या इंडस्ट्रीज चाहते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में इन्वेस्टमेंट्स लाना है। और वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार में बैठ के वो कुछ आंध्र प्रदेश के लिए कुछ कारनामा करे और लड़का जो है आंध्र प्रदेश की गद्दी संभाले। ये पिछले 1 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की ग्रीन सिग्नल नहीं है। हालांकि आंकड़े जो है 175 की आंध्र प्रदेश की असेंबली है, जिसमें 135 का आंकड़ा अकेले टीडीपी का है, 21 का आंकड़ा पवन कल्याण का है और 8 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन एक चीज बताइए, आप भी कह रहे हैं कि नारा लोकेश जो उनके सुपुत्र हैं, अपने बेटे को वो गद्दी सौंपना चाहते हैं। ठीक है, मुलायम सिंह यादव ने भी अखिलेश यादव को गद्दी सौंपी, लालू ने भी एक वक्त जो है वो तेजस्वी को आगे किया, और ये हम देखते आए हैं, मतलब जिस तरह से स्टालिन अपने बेटे को आगे कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, 2029 का जो इलेक्शन है, जो आने वाला है, उसमें वो चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। भाई, अगले मुख्यमंत्री उनके बेटे हो सकते हैं। जल्दबाजी क्यों है? वो ये क्यों चाह रहे हैं कि भाई 2029 से पहले उनका बेटा एस्टेब्लिश हो जाए? इसके 2 वजह है दीपक जी। पहली बात तो यह है कि अभी बाबूजी 77 साल के हो चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू, और 2029 का मतलब है 80 के हो जाएंगे। अभी उनका सेहत जो इतना धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है, और वो चाहते हैं कि अपने गद्दी में, अपने पावर में रहते हुए अपने बेटे को गद्दी सौंपे, ताकि अगर 29 में कुछ गड़बड़ हो जाए तो कहीं के नहीं रहेंगे लोकेश। तो फिर उसके बाद में 85 के हो जाएंगे चंद्रबाबू नायडू अगले चुनाव के लिए, तो मुश्किल हो जाएगा। तो वो चाहते हैं कि इस टर्म में ही वो अपना गद्दी जो है बेटे को सौंपना चाहते हैं। नहीं, तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2029 में आप कह रहे हैं कि शायद नायडू बाबू की सरकार ना आ पाए, तो नायडू बाबू कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं।
वो चाह रहे हैं कि शायद भाई नहीं एक बार सर, शायद नहीं, आज का मूड है, आज के आज चुनाव हो जाए तो जगन मोहन रेड्डी स्वीपिंग थंपिंग मेजॉरिटी से वापस आएंगे। कारण कारण जो वादे किए गए हैं वो एक है, और लोगों में गुस्सा है। जगन मोहन रेड्डी ने जो अच्छे काम किए हैं उसका कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा है। स्कूल्स एजुकेशन सेक्टर में जगन मोहन रेड्डी ने हर एक स्कूल को, गवर्नमेंट स्कूल को एक कॉरपोरेट स्कूल की तरह बनाया था, वो रोक दिया गया। तो इसके कई कारण हैं। ओके, नहीं आप ये कह रहे हैं कि नायडू बाबू को ऐसा लगता है कि 2029 में उनकी सरकार बने या ना बने, इसलिए 2029 से पहले अपने बेटे को गद्दी देना चाहते हैं कि एक बार मोहर लग जाए मुख्यमंत्री की। जी, एक और बात है, नारा लोकेश भी ये चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 3 साल काम करने का मौका दिया जाए, ताकि वो अपना जो है ना कुछ प्रूव कर सके, अपने आप को प्रूव करके जनता में वोटों के लिए जाए। वो कुछ ऐसे कार्यक्रम करना चाहते हैं अपने नाम पर, मतलब पिताजी का नाम हटाकर अपनी कोई पहचान बनाना चाहते हैं। उसके लिए कम से कम उनको 3 साल की तो वक्त चाहिए। तो इस महीने के एंडिंग में तेलुगु देशम के फाउंडर एनटी रामाराव का जन्मदिन है। बड़ा जश्न होता है तेलुगु देशम पार्टी का हर साल। तो उस जश्न में ये अटकलें लगाए जा रहे हैं कि शायद शायद सत्ता परिवर्तन हो सकता है। कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, हो 28 मई की सकता है, बात कर रहे हैं आप? 28 मई की बात करें। ओके, मतलब कुछ भी अनाउंसमेंट हो सकता है पार्टी की। खैर वो तो वर्किंग प्रेसिडेंट तो नारा लोकेश हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्या डिप्टी सीएम भी बना सकते हैं उनको? डिप्टी सीएम बनना नहीं चाहते लोकेश, क्योंकि पवन कल्याण ऑलरेडी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। नहीं तो 2 डिप्टी वैसे सीएम हो तो सकते हैं शैडो सर। चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी नारा लोकेश ही है। लेकिन ये चंद्रबाबू नायडू की घबराहट, जब से नीतीश कुमार का हादसा हुआ है, जब से चंद्रबाबू नायडू की घबराहट बढ़ते जा रही है। कुछ मेरे साथ कुछ ऐसा खेल ना हो जाए, कहीं किसी और को लेके आके प्रोजेक्ट करके सत्ता बीजेपी किसी और को ना सौंप दे, ऐसी घबराहट चंद्रबाबू नायडू में हमें देखने को मिल रही है। एक चीज़ और जानना चाह रहे थे राव साहब, क्योंकि आप तो बहुत भीतर से मतलब सबको जानते हैं। जहाँ नायडू बाबू का अ, पैतृक निवास है, वहाँ भी आपका गांव ज़्यादा दूर नहीं है। हैदराबाद में भी आप रहते हैं, हैदराबाद में भी घर है, उनकी फैमिली जो है नायडू बाबू की हैदराबाद में ही रहती है। अब मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, क्या बीजेपी का जो साथ है, उस साथ से क्या नायडू बाबू का जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, माइनॉरिटी वोट बैंक है, क्रिश्चियन वोट बैंक है, क्या उस पर भी असर पड़ा है और उसको लेके भी अनकंफर्टेबल है मिस्टर नायडू? जी सर, जब से ये मुस्लिम्स का एक बिल आया है, वक्फ बिल, तब से मुस्लिम वोट वो खासकर नाराज है। क्रिश्चियन वोट तो पहले से नाराज है, वो ऑलरेडी जगन के साथ है, तो वो एक छोड़ दीजिए। लेकिन जो काम चंद्रबाबू नायडू जिस आश्वासन के साथ सत्ता हासिल की, उसमें कुछ भी हासिल पूरा करने में वो कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा अमरावती का जो करप्शन है वो बहुत चर्चा में है लोगों में। एक सड़क जो नेशनल हाईवे की है 25 करोड़ की बनती है, तो अमरावती का 100 करोड़ में बन रहा है 1 किलोमीटर। तो ये पूरे जो है ना जनता में आक्रोश और गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है, और चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि इस टर्म में नारा लोकेश को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ताकि आगे चलकर वो कम से कम भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर तो बन के रहेंगे। एक और सवाल, अ, मोदी जी को क्या तकलीफ है अगर भाई एक कुर्सी दे दें नायडू बाबू को, मतलब इंडस्ट्री मिनिस्टर बना दें या आईटी मिनिस्टर बना दें, तो मोदी जी को इतनी मतलब दिक्कत क्यों हो रही है? वो बीच में एक रोड़ा क्यों बने हुए हैं? मोदी इनको मतलब सेंटर में क्यों नहीं आने दे रहे नायडू बाबू को? पता नहीं मुझे, हाँ आंध्र प्रदेश के लोगों को समझ से बाहर है, लेकिन मोदी जी किसी न किसी तरह इस टर्म चंद्रबाबू नायडू को ही मुख्यमंत्री बरकरार रखना चाहते हैं। और पिछली बार जब मोदी जी हैदराबाद आए, तो जब वो चंद्रबाबू नायडू के घर भी गए हैं, और पवन कल्याण के घर भी गए हैं। उनके दोनों फैमिलियां हैदराबाद में रहती है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पूरा परिवार हैदराबाद में रहता है। तो जब मोदी जी आए तो उनके पास गए, शायद इस मामले में कोई चर्चा हुई होगी। लेकिन मोदी चंद्रबाबू नायडू को इसलिए बरकरार रखना चाहते हैं कि शायद 29 में चंद्रबाबू नायडू जाके कहीं कांग्रेस के साथ न चले जाए, वो अपने ग्रिप में रखना चाहते हैं। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था, मतलब ये थोड़ा सवाल बहुत हाइपोथेटिकल है। भाई द्रौपदी जी की भी कुर्सी जो है खाली हो रही है राष्ट्रपति की,
और आपको क्या लगता है कि नायडू बाबू मतलब राष्ट्रपति मोदी जी बना सकते हैं, और क्या नायडू बाबू राष्ट्रपति बनना चाहेंगे? और वैसे भी मोदी को इस वक़्त दक्षिण भारत में ज़रूरत भी है, और एक दक्षिण भारतीय अगर राष्ट्रपति बनता है, तो मोदी को ही लाभ है इसमें। तो क्या आपको लगता है ये एक चांसेस हो सकते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा इसमें चांस नहीं लगते, क्योंकि मोदी अ, नायडू जैसे आदमी पर इतना भरोसा नहीं कर पाएँगे? क्योंकि राष्ट्रपति आप जानते हैं, बहुत ही वफ़ादार और बहुत ही भरोसेमंद होना चाहिए। जी, जी। खासकर जब चुनाव का समय है तो बहुत ही उनका रोल बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आंध्र प्रदेश से कोई भी राष्ट्रपति बन सकेगा। अगर राष्ट्रपति दक्षिण भारत से बनना है तो शायद वो कर्नाटक से लेंगे, नहीं तो तेलंगाना से लेंगे, जहाँ पर बीजेपी का कुछ बोलबाला है, और उनका कोई पकड़ चेला टाइप लेंगे, नॉट छह नायडू अटैम्प्ट बाबू। लेंगे। और वोट बैंक भी साथ नहीं कि जो है ना कोशिश हो जाएगी उससे। साथ-साथ मतलब अगर कर्नाटक से कोई बन जाए तो बोलेंगे कि आपका राष्ट्रपति है, हमने आपके आदमी को राष्ट्रपति बनाया, तो वोट देने के लिए एक वजह बन जाएगी। तेलंगाना या कर्नाटक से। बाकी 3 राज्यों से राष्ट्रपति दक्षिण भारत से बनना तो नामुमकिन है। एक लास्ट सवाल चलते-चलते, नायडू बाबू पे केसेस भी थे, जो जगन मोहन रेड्डी ने उन पे केसेस किए थे, ईडी के, इनकम टैक्स के। क्या ये केसेस उन्होंने ख़त्म करा लिए हैं, या एक आध कुछ और इंक्वायरीज़ बची हैं? और क्या नायडू बाबू को लगता है कि मोदी का फ़ायदा उठाते हुए सारी जाँचें अपनी ख़त्म कर दें, उसके बाद वो पत्ता खोलें? तो सर क्या उनकी सारी जाँचें जो हैं वो अमित शाह मोदी ने फाइनल कर दी हैं, बंद करवा दी हैं, या अभी कुछ सर जो जाँचें हैं? एक केस लिखकर स्कैम का केस वो तो बंद हो चुका है। स्किल डेवलपमेंट केस एक बंद हो चुका है, लेकिन फिर से उसका हाई कोर्ट में अपील हो गया है। सर ये तो छोटी-मोटी केसेस है सर, 170 करोड़, 50 करोड़, ये तो छोटे-मोटे केसेस है। अगर मोदी जी खोले तो लाखों करोड़ों का केस खोलेंगे, ट्रिलियंस ऑफ केस ओके, खोलेगा, अमरावती का खुलेगा। अगर मोदी ओके, जी कुछ चंद्रबाबू नायडू कुछ उल्टा-सीधा करने की सोचेंगे तो अरबों का केस चलिए, खुलेगा। समझ गया। आप कह सकते हैं कि टिट फॉर टैट है, मोदी जी को भी कुछ चाहिए नायडू से, नायडू को भी मोदी जी से कुछ चाहिए। और एक बड़ी बात दोस्तों जो राव साहब ने कही कि 28 तारीख को हो सकता है कुछ अनाउंसमेंट हो, नॉट उनको चीफ मिनिस्टर की बात नहीं है, लेकिन अपने बेटे को थोड़ा और वो ज़्यादा मजबूत पोजीशन में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने ये बताई कि बीजेपी से थोड़ा आहत भी हैं, एक इसलिए आहत है कि मोदी की जो राजनीति है, हिंदुत्व की राजनीति है, या आप कह सकते हैं दक्षिण भारत के लोग जो पसंद नहीं करते, कहीं न कहीं नायडू उससे भी अनकंफर्टेबल हैं। मुस्लिम वोट, क्रिश्चियन वोट तमाम उनका आप कह सकते हैं मोदी जी की वजह से नुकसान हुआ है। और दूसरी चीज़ कि नायडू जो चाह रहे हैं, वो मुराद मोदी पूरी नहीं कर रहे। नायडू चाहते हैं कि उनको आईटी मिनिस्टर बना दें या इंडस्ट्री मिनिस्टर बना दें, और उनके बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी जाए 2029 से पहले। फिलहाल मोदी ने इसको होल्ड पे डाला हुआ है, और यही एक नाराज़गी का कारण है। और एक नाराज़गी का कारण ये भी बताया कि अब सिर्फ अकेले पड़ गए हैं। मतलब जिस एनडीए में नीतीश कुमार जैसे लोग थे, या नायडू जब थे, तो एक बैलेंस ऑफ पावर था, लेकिन नीतीश कुमार के आप कह सकते हैं राजनीतिक रूप से खत्म होते ही नायडू अलग थलग हो गए। जहाँ तक बात अजीत पवार है, तो अजीत पवार भी नहीं रहे, तो एक प्रेशर था। एक नाथ शिंदे जो हैं वो हिंदुत्व पार्टी की ही एक शाखा हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो नायडू प्रेशर में है, नायडू खुश नहीं है, नायडू नाराज है, लेकिन मजबूरी है, और इसलिए आप कह सकते हैं समय काट रहे हैं। लेकिन कभी भी कुछ भी आंध्र प्रदेश की राजनीति में हम नई चीज़ देख सकते हैं। और हो सकता है कि जो नायडू चाह रहे हैं अल्टीमेटली मोदी कर भी दें, क्योंकि मोदी खुद एक बहुत टफ आप कह सकते हैं विकेट पर है। मोदी खुद एक मुश्किल ज़मीन पर है। राव साहब भाई, आप इस प्रोग्राम में आए और अंदर की खबरें बताई जो उत्तर भारत में पता नहीं लग पाती हैं, खासकर गोदी मीडिया इस तरह की खबरें दिखाता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक आपने एक नया एंगल, नया दृष्टिकोण दिया नायडू को लेकर, आंध्र प्रदेश को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।